हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होता है। मीन्स नेशनल डिस्पोजल इनकम, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको NDI। क्या होता है? राष्ट्रीय आय का एक कॉन्सेप्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य क्या था? राष्ट्रीय प्रयोज्य का मतलब होता है जो प्रयोग में आती हो। राष्ट्र की ऐसी आय जिसको प्रयोग किया जाना या फिर खर्च किया जाना है। ऐसे में राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? मतलब ऐसा आय जो राष्ट्र के पास खर्च करने के लिए या फिर व्यय करने के लिए उपलब्ध हो, तो ऐसे आय को राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं। अगर इसको सही अर्थ के विषय में जाए, किताबी भाषा में जाए, हम ये समझ सकते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश को व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है। मतलब किसी भी देश की वह आय जो बाजार कीमत पर अंकित होती है और शुद्ध आय होता है। बाजार कीमत पर शुद्ध आय जो उस देश के पास एक निश्चित समय पर व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है, या फिर यूँ कहें कि खर्च करने के लिए उपलब्ध है। किसी भी राष्ट्र को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उस धन को व्यय करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में जितनी भी इनकम होती है उस कंट्री के पास, जो वो व्यय करने के लिए तैयार होती है, व्यय करने के लिए उसका उपलब्ध होती है, उसे हम उस राष्ट्र की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। जैसे भारत के पास का यूँ कहे, भारत की टोटल इनकम अगर कैलकुलेट करें कि यहाँ से 1 लाख करोड़ रुपए जो है इंडिया की जो है इनकम है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपीज़ में से ऐसे कितने पैसे हैं जो इंडिया अपनी गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकती है। क्योंकि इसमें से बहुत सा पैसा ऐसा होता है जहाँ पर इसको इंटरेस्ट, दूसरे के कर्ज का इंटरेस्ट पे करना है, किसी और कंट्री का लायबिलिटी पे करना है। वो सब पे करने के बाद कंट्री के पास कितना पैसा खुद के खर्च के लिए बचता है, तो उसी खर्च को हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहेंगे। ऐसे में दूसरे अर्थ हम दूसरे शब्दों में जाने, किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय जितना भी नेशनल इनकम होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ है, यानी कि नेशनल इनकम, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज, और विशेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। जितने भी चालू हस्तांतरण होता है, चालू हस्तांतरण का मतलब होता है ऐसे आय जो किसी भी देश से प्राप्त होता है लेकिन बदले में किसी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दान मिल गया, अनुदान मिल गया, सरकारी विदेशी सहायता मिल गई, बाढ़ आदि में जैसे बाढ़ आए तो कई राष्ट्र जो है पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे जो बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त होता है उसको चालू हस्तांतरण कहते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय में इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो वो राष्ट्र का प्रयोज्य आय कहलाएगा। ऐसे में जो फार्मूला बनता है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि NDI का, नेशनल डिस्पोजल इनकम का, वो होता है राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसमें हम जोड़ देंगे विदेशों से शुद्ध साधन है, जितना भी विदेशों से प्राप्त होता है। उसमें हम जोड़ देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, उसमें हम जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण। जब इन चारों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात होता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय नॉर्मली राष्ट्रीय आय से थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, इसलिए क्योंकि इसमें विदेशों से चालू हस्तांतरण भी जोड़ दिया जाता है, साथ ही साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है। अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो है वो बाजार कीमत पर कैलकुलेट होता है, बाजार कीमत पर कैलकुलेट होता है यानी कि MP पर। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है वह 2 तरीके से इसकी कैलकुलेट की जाती है। 2 तरीके कौन कौन से? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के 2 कॉन्सेप्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। नॉर्मली जब हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की कैलकुलेशन करते हैं कि NDA की कैलकुलेशन करते हैं, ये जो शुद्ध ही निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NNP जो होता है राष्ट्रीय आय, NNPFC होता है, जो कि ऑलरेडी शुद्ध है, किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं होता है। इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम
नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण, जितने भी चालू हस्तांतरण प्राप्त होता है किससे, विदेशों से, वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तब जाके हमें शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य निकलता है। लेकिन अगर हम शकल की बात करें, शुद्ध और सकल में इतना अंतर है कि शुद्ध में जो है डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाएगा। यानी कि सकल राष्ट्रीय आय अगर कैलकुलेट करना है आपको तो दो तरीका है। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो भी निकलेगा उस पे हम जो है डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन के कई नाम हैं, जैसे मूल्यह्रास, जैसे गिरावट व्यय, जैसे स्थिर पूंजी का उपभोग। तो किसी भी नाम से आपके पास दिया हो सकता है, आपको ये नेम जो है याद रखना है कि डेप्रिसिएशन के कितने नाम है। जब शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है तब वो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बनता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है जो आपको ध्यान में ये रखना है। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में थोड़ा सा अंतर ये होता है, राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा साधन लागत पर होती है। यानी कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम यानी कि हम इसको शॉर्टकट में कहें NNPFC, इसकी गणना हमेशा साधन लागत पर होती है। जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि NDI की गणना हमेशा बाजार कीमत यानी कि MP पर होती है। ठीक है ना, अगर आपसे अंतर पूछा जाए आप ये अंतर बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय आय में केवल और केवल साधन आय को शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में साधन आय के साथ साथ इसमें विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भी शामिल किया जाता है, यानी कि दोनों शामिल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये तो बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद करके रखनी है। थैंक यू, स्टडी कीजिए।